अब आगे आते हैं धारा 15 स्वीकृति की परिभाषा। तो पहले आप मोटी मोटा समझिए स्वीकृति होती क्या है। जैसे भाई तू टोपी लगाए है, तूने कह दी हाँ, तो ये तेरी स्वीकृति हो गई, सामान्य भाषा। या किसी बात को सहज रूप से स्वीकार कर लेना, ये तो सहज भाषा में पहले समझ में आना, ये क्या हो गई स्वीकृति। अब कानून के हिसाब से देख लो, कोई भी मौखिक मतलब मुंह से कही गई, दस्तावेजी लिखा पढ़ी में दी गई, लिख के दी गई, या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन है। जैसे कि आपने कोई ईमेल में अपनी भेजा, हाँ मैंने ये काम कर दिया है, या व्हाट्सएप पे मैसेज किया, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन। नंबर 2 कह रहा है जो कोई विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है। मतलब ये बात अब कानून में हो रही है, कोई विवादक तथ्य है, विवाद है किसी बात पे, उसके बारे में स्वीकार कर रहा है कथन, या कोई सुसंगत तथ्य है उसके बारे में स्वीकार कर रहा है कथन। तो अनुमान इंगित करने का मतलब है उसकी तरफ जाता है, झुकता है उसकी तरफ। अगला नंबर 3 है जो ऐसे व्यक्तियों में से किसी के द्वारा और ऐसी परिस्थितियों में किया गया हो जो इनमें से इसके पश्चात वर्णित है, मतलब नीचे दी गई है। कौन कौन सी है? विभिन्न परिस्थितियों ऑब्लिक मामले में किसकी स्वीकृति महत्वपूर्ण है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि कौन स्वीकृति कर सकता है जब मामला विचाराधीन है। तो मामले के प्रत्येक पक्षकार, जैसे किसी मामले में विवाद होगा तो 2 पक्षों में होगा ना, तो उन दोनों पक्षों में से कोई भी। तीसरा पक्षकारों के अभिकर्ता, अभिकर्ता का मतलब उनके एजेंट जो विधिक रूप से है। तीसरा पक्षकारों के प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव। चौथा पक्षकारों के निर्णायक रेफरी। 5वां है कार्रवाई की विषय वस्तु में कोई सांप्रदायिक या धन संबंधी हित सम्मिलित हो, वो भी कर सकता है। इसका जैसे मैंने बताया 2 भाई हैं और उनका विवाद चल रहा है किसी खेत पे किसी तीसरे आदमी से, तो उनमें से कोई एक आदमी स्वीकार कर सकता है कि हाँ मेरे बाबा ने खेत बेचा था, जबकि उनका सांप्रदायिक है, अगर मिलती उसे जीत जाता मुकदमा तो आधी उसकी भी प्रॉपर्टी होती। तो इस तरह का भी कोई व्यक्ति कर सकता है। जिनसे बाद के पक्षकारों का बाद की विषय वस्तु में अपना हित व्युत्पन्न हुआ हो। व्युत्पन्न का मतलब है कि जो मैटर से मिलेगा उससे ही उसका हित मतलब लाभ गेन करेगा। जैसे मान लीजिएगा कोई 2 मालिकों की एक कंपनी है, किसी 2 लोगों ने एक कंपनी बनाई और उन्होंने किसी को 1 करोड़ रुपए उधार दिए, और उस उधार के बाद में उन्होंने उसका ब्याज चाहा, तो इस ब्याज के लिए किया गया। तो उसमें से एक कह सकता है कि भाई मैं शुद्ध मुसलमान हूं और मैं ब्याज नहीं लेता, जबकि उसका उत्पन्न है, लेकिन उसने कहा मैं नहीं लेता। तो ये उसने अपना क्या स्वीकृति की, जबकि उसको इससे हित उसका जुड़ा हुआ था। पैसे पहले ब्याज 6 लाख रुपए था, तो 3 लाख तो उसको भी मिलता, पर वो कहता है कि मैं शुद्ध मुसलमान हूं, मैं ब्याज नहीं लूंगा, और मैंने ये पैसे दिए भी थे कि ब्याज नहीं लेंगे, इस शर्त पे आप मूल का मूल वापस करेंगे। तो ऐसा कोई हित उत्पन्न हुआ हो। देखिए आगे स्वीकृति का महत्व। अब इसका कानून में क्या महत्व है? यह प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, ये सीधा सीधा डायरेक्ट कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन विवादक तथ्यों के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है। मतलब विवादक तथ्य क्या चाह रहे हैं, ऐसे तथ्य विवादक तथ्य हैं वो क्या चाह रहे हैं उसके बारे में कह रहा है, तो अनुमान इंगित करता है। ऐसे ही सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान इंगित करता है। किसी तथ्य के समर्थन, मैंने जैसे बताया ना कि हाँ में हाँ मिलाना, समर्थन या उसका खंडन में महत्व होता है। किन मामलों में स्वीकृति का साक्ष्य महत्वपूर्ण है? तो इसमें लिखा हुआ है कि क्रिमिनल केसेस में भी और सिविल केसेस में भी दोनों में स्वीकृति की जा सकती है। स्वीकृति का साक्ष्य संकलन, स्वीकृति से संबंधित प्रारूप। तो मैंने वो प्रारूप जो सबसे पहले पढ़े थे, एक तो ओरल हो सकते हैं, एक रिटन में हो सकते हैं, और एक इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्टेटमेंट हो सकते हैं। स्वीकृति कौन कर सकता है? वादी कर सकता है, वादी का मतलब शिकायत करता, प्रतिवादी या अपराधी कर सकता है। लेकिन यहाँ देखिए ये स्वीकृति करने का मतलब यहाँ केवल स्वीकृति कर रहा है, संस्वीकृति नहीं कर रहा है। अभी अगली धारा में बताए संस्वीकृति, चलो थोड़ा सा बता ही देते हैं। संस्वीकृति होती है जब कोई अपराधी अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार करता है, उसे संस्वीकृति कहते हैं। लेकिन यहाँ केवल स्वीकृति करने की बात हो रही है, प्रतिवादी या अपराधी
विवेचक कर सकता है स्वीकृति, पीड़ित कर सकता है और अन्य गवाह कर सकती है। इतनी बात समझ में आई?